दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, तो सेल करते वक़्त आपको एक सेल एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। सेल एग्रीमेंट वो चीज़ होती है जिसमें जो सौदा हम कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी में कितने में सौदा कर रहे हैं, कितना पेश की अमाउंट ले रहे हैं, कितने दिन बाद वापस बाकी का पैसा लेंगे, लोन से लेंगे या नहीं लेंगे। इस तरह की तमाम सौदे की शर्तें जो लिखी जाती है, उसको हम सेल एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये सेल एग्रीमेंट जब हम सौदा तय करते हैं तो उस सौदे को तय करते वक्त बनाया जाता है और फिर तय अंतराल समय के बाद में हम रजिस्ट्री करवाकर उसका पूरा पैसा लेकर उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का कब्जा सुपुर्द कर देते हैं और उसके नाम से सेल डीड बना देते हैं। तो जब हम प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं और तमाम सौदे की शर्तें तय करते हैं, तो उस वक्त जब हम सेल एग्रीमेंट बनाते हैं तो सेल एग्रीमेंट बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसी क्या गलती नहीं करनी चाहिए कि बाद में हमें पछताना पड़े। सेल एग्रीमेंट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आप लाखों की करोड़ों की संपत्ति को खरीदते हैं और उसमें पेशगी अमाउंट लाखों रुपए में देते हैं। तो सिर्फ एक पेपर के टुकड़े पर, जिसको कि सेल एग्रीमेंट बोला जाता है, स्टाम्प पेपर पर उस पैसे की लेन देन और तमाम शर्तें, सौदे से संबंधित सारी बातें लिखी जाती है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अगर हमने पावरफुल नहीं बनाया, अच्छे तरीके से उसमें कंडीशंस नहीं लिखी, तो वो हमें बाद में तकलीफ देती है। और उसको सेल एग्रीमेंट को अगर हमने प्रॉपर तरीके से तमाम तरह की कंडीशंस सही नहीं लिखकर बनाया, तो फिर सेलर और बायर दोनों को ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और एग्रीमेंट करवाने के लिए जाते हैं, तो जैसा कि डीड राइटर या जो एग्रीमेंट टाइप करने वाला होता है, उनके पास एक फॉर्मेट बना हुआ होता है और उस फॉर्मेट में वो नाम पते चेंज करके, प्रॉपर्टी की डिटेल को चेंज करके वो एग्रीमेंट आपको प्रिंट करके दे देते हैं और आप उसको बिना देखे उस पर साइन कर देते हैं। और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत देने वाली बात है। आप उस एग्रीमेंट को पूरा अच्छे तरीके से रीड नहीं करते और सिर्फ उस डीड राइटर के राइट करके देने से आप उस पे साइन करके अपना एडवांस पैसा लेकर घर आ जाते हैं और फिर बाद में जब कोई विवाद होता है, कोई मुश्किल आती है, तब आपको पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। तो आप क्या गलतियां कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूं कि आप सेल एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या गलतियां करने से आपको बचना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपर्टी बेचते वक्त किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना आए। अब दोस्तों, जैसा कि आपने बिना पढ़े किसी भी एग्रीमेंट पे साइन कर दिए और मान लीजिए आपके और प्रॉपर्टी खरीदार के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद हो गया और आपका मामला कोर्ट में चला गया, तो उस एग्रीमेंट पे जिस पे कि आपने बिना पढ़े साइन किए थे, तो कोई भी वकील, चाहे वो आपका हो चाहे खरीदार का वकील हो, वो उस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें जो लिखी गई बातें हैं, उन्हीं बातों पे आपका केस चलेगा और जज साहब भी उसी एग्रीमेंट बेस पर आपसे बात करेंगे। और उस वक्त अगर आप ये कहेंगे कि इस एग्रीमेंट को तो मैंने पढ़ा ही नहीं था और बिना पढ़े ही मैंने साइन कर दिए, तो यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी, आपको ही दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि आपने बिना पढ़े एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको जब भी कोई डीड राइटर किसी भी एग्रीमेंट को टाइप करके दे, तो सबसे पहले आपको अपना नाम चेक करना है, नाम की स्पेलिंग चेक करनी है, आपकी जाति उसमें क्या लिखी गई है वो चेक करनी है, आपकी उम्र, आपका एड्रेस आपकी आईडी के अनुसार उसमें लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, आपके आधार कार्ड नंबर, आपके पैन कार्ड नंबर सही तरीके से लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। इसको देखने के बाद आप जिसके नाम से एग्रीमेंट बना रहे हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति को भी आप सेल कर रहे हैं, तो सेम चीज आपको उनकी भी चेक करनी है कि उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनकी उम्र कितनी है, जाति क्या है, उनका एड्रेस क्या है, वर्तमान पता क्या है, कि और आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर उनके पूरे आपको मैच करके चेक कर लेने चाहिए। उसके बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी की, उसमें जो भी डिटेल आपने जो प्रॉपर्टी सेल करने का बोला है, जो प्रॉपर्टी आप सेल करने जा रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल, उस प्रॉपर्टी के प्लॉट नंबर, उस प्रॉपर्टी किस खसरे में स्थित है, कौन सी कॉलोनी में, किस लोकेशन में और किस सिटी में स्थित है, उसकी पूरी डिटेल आपको उसमें डालनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई प्लॉट है या कोई मकान है, तो उसके आजू बाजू में कौन से मकान हैं, उसके बाएं दाएं कौन से पड़ोस हैं, उस प्लॉट के सामने रोड कितने फीट की है, ये तमाम तरह की सारी जानकारियां आपको उसमें अच्छे तरीके से डाल देनी चाहिए। अब आपसे ये गलती चेक करने के बाद भी कहाँ होती है, गलती वहां होती है कि डीड राइटर अपने फॉर्मेट के तहत नाम पता चेंज करके प्रॉपर्टी की डिटेल डालकर आपको वो सेल एग्रीमेंट टाइप करके दे देते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जिस टाइटल को रजिस्टर्ड क्रमांक उन्होंने लिखे हैं,
वो उन्होंने पूर्व में किसी डॉक्यूमेंट को टाइप किया था उसी के उसमें डाल देते हैं, वो चेंज नहीं करते और आप बिना देखे उस पे साइन कर देते हैं। बाद में जब कोई विवाद होता है तब आपको मुश्किल आती है। तो आप वो रजिस्टर्ड क्रमांक और बाकी की डिटेल को चेक नहीं करते और आप उस एग्रीमेंट पे बिना पढ़े साइन कर देते हैं, तो ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। आपके लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आपको ये बहुत बड़ी मुश्किल में लेकर जाने वाला काम है। दोस्तों, एक गलती आप और करते हैं कि जो सेल एग्रीमेंट के फॉर्मेट बने हुए आते हैं उनमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई होती है कि जैसे कि इस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लिया हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई पैसा बकाया नहीं है, और आप उस पे बिना पढ़े उस लाइन को साइन कर देते हैं और आपका मान लो लोन लिया हुआ है और आप इस बात को पार्टी को नहीं बता पाते, तो जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आता है और चूंकि आपका लोन लिया हुआ है तो वो बात उसके बाद सामने खुलती है, तो आप उस एग्रीमेंट में जुटे पड़ते हैं क्योंकि आपने बिना पढ़े एग्रीमेंट को साइन कर दिया। तो आपको भविष्य के किसी भी विवाद से बचने के लिए ये जरूर देख लेना चाहिए कि उस एग्रीमेंट में जो एक्चुअल बात है वो बात आपको जरूर लिखनी चाहिए। अगर आपने लोन लिया है तो उस लोन की डिटेल उसमें डालनी चाहिए ताकि बाद में किसी भी तरह का आपको विवाद का सामना करना नहीं पड़े। दोस्तों, इसके बाद जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो मान लीजिए आप ए हैं और बी नाम के किसी व्यक्ति को आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया है और उसी के नाम से आपने सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया है। और जब सेल एग्रीमेंट आप निष्पादित करते हैं तो उसमें आप एक लाइन ये डालते हैं कि मैं इतनी तारीख को फला व्यक्ति के नाम से, जिसके नाम से आपने एग्रीमेंट बनाया है, उसके नाम से या उसके कई व्यक्ति के अनुसार रजिस्ट्री को करवाने के लिए बाध्य रहूंगा, पाबंद रहूंगा। तो दोस्तों, ये क्लॉज मुझे आपत्ति है, ये क्लॉज आपको नहीं डालना चाहिए या ऐसा क्लॉज अगर हो तो उस पर आपको साइन नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपने पेशगी अमाउंट फला व्यक्ति को बेचा है, मान लो बी व्यक्ति को बेचा है, तो बी व्यक्ति के अकाउंट से आपको पैसा मिला होगा। क्योंकि आपने बी व्यक्ति से पैसा लिया है तो आपका दायित्व रजिस्ट्री करवाने का बी व्यक्ति के ही बनता है। आप किसी और के प्रति अगर रजिस्ट्री कराएंगे तो फिर आप उस पैसे को कहाँ बताएंगे कि किस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया था। रजिस्ट्री आपने किसी और व्यक्ति के नाम कराई है और पैसा आपने किसी और व्यक्ति के नाम से लिया है, तो कभी इनकम टैक्स की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उस पैसे को कहाँ पर बताएंगे, यानी कि आप सिद्ध कैसे करेंगे कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है। तो किसी भी एग्रीमेंट को साइन करते वक्त आपको सिर्फ उसमें ये डालना चाहिए कि फला व्यक्ति को मैंने प्रॉपर्टी को सेल किया है और इतने दिनों के बाद इस व्यक्ति के नाम से मैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को करवाने के लिए बाध्य रहूंगा। कई दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने वाले किसी डमी पार्टी के नाम से एग्रीमेंट बनाते हैं और फिर उसको मोटे मुनाफे में किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देते हैं और जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आता है तो वो तीसरे व्यक्ति को या चौथे व्यक्ति को आपके सामने लाकर बोलते हैं कि इस व्यक्ति के नाम से हमें रजिस्ट्री करवानी है। तो आपने पैसा जिससे एग्रीमेंट किया उससे आपने पैसा लिया, तो आपको रजिस्ट्री भी उसी के नाम से करवानी चाहिए। आपको तीसरे या चौथे व्यक्ति के नाम से कभी भी रजिस्ट्री नहीं करवानी चाहिए, आपको बिल्कुल मना कर देना चाहिए। आपको एक तकलीफ और आ सकती है और ये वो तकलीफ है कि मान लो आपने किसी बी नाम के व्यक्ति के नाम से सेल एग्रीमेंट बना दिया और रजिस्ट्री आपने सी व्यक्ति को करवा दी, तो बी व्यक्ति भविष्य में आपको चैलेंज कर सकता है कि आपने उसके नाम से एग्रीमेंट किया था, उससे एडवांस लिया था और आपने रजिस्ट्री किसी और व्यक्ति के नाम करा दी, तो आपको फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कई प्रॉपर्टी को खरीदने वाले आपके साथ फ्रॉड ये करते हैं कि उनके पास खरीदने वाला बायर होता है, लेकिन वो अपने गैप को छुपाने के लिए एग्रीमेंट वो किसी और के नाम से करते हैं और रजिस्ट्री किसी और के नाम से करवाते हैं और इस प्रकार से आप धोखे के और छल के शिकार हो सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के नाम से आपने एग्रीमेंट निष्पादित किया है आपको उसी के नाम से रजिस्ट्री करानी है। तीसरे के नाम से अगर आपको कोई रजिस्ट्री कराने का बोले तो आपको साफ साफ मना कर देना। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के नाम से आपने सेल एग्रीमेंट किया है आपको भविष्य में रजिस्ट्री उसी के नाम से करानी है। अन्य किसी के नाम से कराने को अगर आपको कोई बोलता है तो आप अड़ जाइए, उसको बिल्कुल मना कर दीजिए और ये साफ साफ उसको बोल दीजिए कि मैंने जिसके नाम से एग्रीमेंट किया था मैं उसी के नाम से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाऊंगा, अन्यथा मैं इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।